कल्पना कीजिए उत्तराखंड के पहाड़ों में कुछ औरतें पेड़ों से ऐसे लिपटी हुई हैं जैसे वो उनके अपने बच्चे हों और सामने कुल्हाड़ियां लिए ठेकेदार के लोग खड़े हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। नहीं, ये एक क्रांति की शुरुआत थी, एक ऐसा आंदोलन जिसने भारत में पर्यावरण को देखने का नजरिया कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम इसी चिप को आंदोलन की एक गहरी पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो लेख और अकादमिक पत्र हैं, उनकी मदद से हम इस आंदोलन को एक केस स्टडी की तरह समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यों शुरू हुआ, इसके असली हीरो कौन थे, और सबसे जरूरी बात, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिहाज से इसके कौन से पहलू सबसे महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, हमारा मिशन है इस जटिल विषय की परतें खोलना और इसके सबसे जरूरी सबक निकालना। तो चलिए सीधे उस दौर में चलते हैं जहां इस आंदोलन की चिंगारी भड़की थी। 1970 के दशक की शुरुआत में गढ़वाल हिमालय का माहौल कैसा था? मैंने पढ़ा था कि 1970 में अलकनंदा नदी में एक भयानक बाढ़ आई थी। क्या उसका इससे कोई लेना देना था? बिल्कुल, वो बाढ़ एक तरह का वेकअप कॉल थी। स्थानीय लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे जिन पहाड़ों पर जंगल कट चुके थे, वहां से जमीन खिसक कर नदी में आ गई और सब कुछ तबाह हो गया। अच्छा। उन्होंने पहली बार वनों की कटाई और अपनी जिंदगी की तबाही के बीच का वो जो सीधा कनेक्शन है, वो महसूस किया। लेकिन गुस्सा सिर्फ बाढ़ का नहीं था, ये दशकों से पनप रहा था। किस तरह का गुस्सा? देखिए, उस दौर में वहां के लोगों की जिंदगी पूरी तरह से जंगलों पर ही टिकी थी। चूल्हे के लिए लकड़ी, जानवरों के लिए चारा, जड़ी बूटियां, घर बनाने के लिए लकड़ी, मतलब सब कुछ जंगल से आता था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अंग्रेजों के बनाए जो वन कानून थे, उन्होंने गांव वालों के इन पारंपरिक हकों को छीन लिया था। जंगल सरकार का हो गया था और उसे काटने का हक सिर्फ बड़े बड़े व्यावसायिक ठेकेदारों को दिया जा रहा था। यानी अपने ही जंगल से लकड़ी काटने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता था। हाँ, अपने ही घर में बेगानों जैसा महसूस करना। इसी असंतोष ने फिर उस पहली घटना को जन्म दिया जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, गोपेश्वर वाली घटना। हाँ, वही असली चिंगारी थी, है ना? बिल्कुल। साल था 1973। चंडी प्रसाद भट्ट का एक संगठन था, दशोली ग्राम स्वराज्य संघ या DGSS, जो स्थानीय लोगों के लिए काम करता था। उन्होंने वन विभाग से खेती के औजार बनाने के लिए सिर्फ 12 राख के पेड़ काटने की इजाजत मांगी, जो उन्हें नहीं मिली। सिर्फ 12 पेड़, और उन्हें मना कर दिया गया। हाँ, और कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं आता है। ठीक उसी समय वन विभाग ने इलाहाबाद की एक स्पोर्ट्स कंपनी साइमंड्स को उसी जंगल से 300 से ज्यादा पेड़ काटने का ठेका दे दिया। क्या बनाने के लिए? ताकि वो टेनिस रैकेट बना सके। मतलब स्थानीय लोगों के औजारों से ज्यादा जरूरी एक कंपनी के टेनिस रैकेट थे। ये तो सरासर अन्याय है। बिल्कुल, और इसी अन्याय ने चिपको की राजनीति को जन्म दिया। चंडी प्रसाद भट्ट ने गांव वालों से कहा, जब ठेकेदार के लोग पेड़ काटने आए तो तुम पेड़ों से चिपक जाना, उन्हें गले लगा लेना। कुल्हाड़ी पहले तुम्हारे शरीर पर चलेगी, फिर पेड़ पर। हाँ, और लोगों ने यही किया। पहली बार ठेकेदार को खाली हाथ लौटना पड़ा। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने लोगों को उनकी ताकत का एहसास करा दिया था। अच्छा, तो ये जो तरीका था पेड़ों से चिपक जाना, ये कोई अचानक से आया हुआ विचार तो नहीं था। इसकी जड़ें बहुत गहरी थी, है ना? हाँ, इसकी जड़ें सीधी गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी थी। ये सत्याग्रह का एक नया रूप था, अहिंसक प्रतिरोध। पेड़ों को गले लगाना, उपवास रखना, पदयात्राएं करना, ये सब गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते थे। और इस आंदोलन को सही दिशा देने में 2 बड़े नेताओं का बहुत बड़ा हाथ था, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। बिल्कुल, चंडी प्रसाद भट्ट एक सच्चे गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो जमीन से जुड़े हुए लीडर थे। उनका DGSS संगठन सिर्फ विरोध नहीं करता था, बल्कि वन आधारित छोटे छोटे उद्योग लगाकर स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम भी करता था। अच्छा, मतलब उनका नजरिया बहुत प्रैक्टिकल था। वो ये नहीं कह रहे थे कि जंगल को बिल्कुल मत छुओ, बल्कि ये कह रहे थे कि जंगल पर पहला हक ठेकेदारों का नहीं, गांव वालों का है। आपने एकदम सही पकड़ा। और यहीं पर उनका और सुंदरलाल बहुगुणा के नजरिए में एक बुनियादी फर्क था। ये एक ऐसी बारीकी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रभावशाली विचारक और प्रचारक थे। उनका मानना था कि हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए पेड़ों की कटाई पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मकसद से हो। तो एक तरफ थे भट्ट, जो जंगल के सस्टेनेबल यूज यानी टिकाऊ उपयोग की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे बहुगुणा, जो एब्सोल्यूट कंजर्वेशन यानी पूर्ण संरक्षण की बात कर रहे थे।
लेकिन असल में इन दोनों दृष्टिकोणों ने आंदोलन को मजबूती ही किया। भट्ट ने अपने संगठनात्मक क्षमता से गांव-गांव में लोगों को जुड़ा। और जमीनी स्तर पर आंदोलन को ताकत दी। हाँ, और वहीं बहुगुणा ने अपने नारों जैसे इकोलॉजीज परमानेंट इकोनॉमी और अपनी पदयात्राओं से इस आंदोलन की गूंज पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाई। वो पदयात्रा तो बहुत लंबी थी शायद। बहुत। उन्होंने कश्मीर से कोहिमा तक लगभग 4800 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। तो आप कह सकते हैं, एक ने जड़ें मजबूत की तो दूसरे ने शाखाएं फैलाईं। ये जानना भी जरूरी है कि इन नेताओं से भी पहले 2 महिलाओं ने इस क्षेत्र में जमीन तैयार कर दी थी, मीराबेन और सरलाबेन। हाँ, उन्हें इस आंदोलन की अग्रदूत कहना गलत नहीं होगा। गांधी जी की शिष्या मीराबेन यानी मैडलिन स्लेड, वो तो 1950 के दशक में ही हिमालय में वनों की कटाई के खतरों के बारे में लिख रही थी। और सरलाबेन यानी कैथरीन मैरी हिलमैन, उन्होंने तो 1961 में उत्तराखंड सर्वोदय मंडल बनाकर महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक पूरी फौज तैयार कर दी थी। इन्हीं महिलाओं ने बाद में चिपको आंदोलन की रीढ़ की हड्डी का काम किया। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जो इस आंदोलन की पहचान बन गया। जब महिलाओं ने मोर्चा संभाला, वो रैनी गांव की घटना, मार्च 1974। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सोचिए, सीन किसी फिल्म जैसा ही है। सरकार ने रैनी गांव के पास के जंगल में 2500 से ज्यादा पेड़ों की नीलामी कर दी है। 2500 पेड़? हाँ, ठेकेदार के लोग पेड़ काटने के लिए तैयार हैं और ठीक उसी दिन एक मीटिंग और मुआवजे के बहाने गांव के सारे मर्दों और पुरुष कार्यकर्ताओं को चमोली शहर बुला लिया जाता है, ताकि रास्ता साफ हो जाए। प्लान बिल्कुल साफ था। जब तक पुरुष गांव से दूर हैं, जंगल साफ कर दो। उन्होंने सब कुछ सोच लिया था, सिवाय एक चीज के, गांव की औरतें। बिल्कुल। जैसे ही ठेकेदार के मजदूर जंगल की तरफ बढ़े, एक छोटी लड़की ने उन्हें देख लिया। वो भागती हुई गांव की महिला मंगल दल की प्रमुख गौरा देवी के पास गई और उन्हें सब बता दिया। और गौरा देवी ने एक पल भी नहीं गवाया। नहीं, उन्होंने फटाफट गांव की 27 महिलाओं को इकट्ठा किया और जंगल के रास्ते में जाकर खड़ी हो गईं। और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जो इतिहास में दर्ज हो गए। उन्होंने मजदूरों से कहा, भाइयों, ये जंगल हमारा मायका है, हम इसे कटने नहीं देंगे। जब ठेकेदारों ने उन्हें धमकाने की कोशिश की तो गौरा देवी ने निडर होकर जवाब दिया, पहले हमें गोली मारो, फिर पेड़ काटो। जी हाँ, ये टकराव 1-2 घंटे नहीं, पूरे 4 दिन तक चला। औरतें रात दिन बिना डरे पेड़ों की पहरेदारी करती रहीं। मुझे ये बात बहुत कमाल की लगती है कि उन्होंने जंगल को मायका कहा। ये सिर्फ लकड़ी या चारे की लड़ाई नहीं थी, ये तो जैसे अपनी पहचान, अपनी माँ के घर को बचाने की लड़ाई थी। बिल्कुल। मायका शब्द दिखाता है कि उनका जंगल से रिश्ता सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक था। सही कहा। जैसे एक बेटी को उसके मायके से प्यार और सुरक्षा मिलती है, वैसे ही इन महिलाओं को जंगल से मिलता था। और रैनी की इस घटना ने दुनिया को दिखा दिया कि चिपको की असली ताकत उसकी महिलाएं हैं। इसी ने आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। आज के दौर में तो कोई भी आंदोलन ट्विटर पे ट्रेंड करने लगता है, व्हाट्सएप पर वायरल हो जाता है, लेकिन उस जमाने में बिना किसी टेक्नोलॉजी के ये भावना, ये संदेश पूरे गढ़वाल में कैसे फैला? इसका श्रेय जाता है लोक मीडिया को, और खास तौर पर गढ़वाली लोक गीतों को। धूम सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह नेगी जैसे जो लोक कलाकार थे, उन्होंने अपने गीतों से वो काम किया जो आज सोशल मीडिया करता है। अच्छा। उनके गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, वो जागरूकता और प्रेरणा के हथियार थे। वो गांव-गांव जाकर अपने गीत गाते और लोगों को आंदोलन से जोड़ते। कुछ पंक्तियां तो आज भी लोगों को याद है, जैसे माटू हमरू, पानी हमरू, हमराही छाए ये बौण भी, पितरों न लगाए बौण, हमुन ही तबचौण भी। क्या खूबसूरत बात है। इसका मतलब है, हमारी मिट्टी, हमारा पानी, हमारे ही हैं ये जंगल भी। हमारे पुरखों ने ये जंगल लगाए हैं, तो हमें ही इन्हें बचाना है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है। नहीं, ये अपने हक और अपनी जिम्मेदारी का ऐलान है। एक और गीत था जो लोगों में जोश भर देता था, जागी ग्या हम, बीजी ग्या हम, अब नी चल्ली चोरों की। हम जाग गए हैं, हम उठ गए हैं, अब इन चोरों यानी ठेकेदारों की नहीं चलेगी। वाह, ये तो सीधी ललकार थी। हाँ, इन गीतों ने एक सामूहिक चेतना पैदा की। और अगर हम इन सभी तरीकों को एक साथ देखें, पेड़ों को गले लगाना, लोकगीत, सुंदरलाल बहुगुणा की पदयात्रा और उपवास, तो ये सब विशुद्ध गांधीवादी तरीके थे। बिल्कुल। लोक कला और गांधीवादी सिद्धांतों के इसी मेल ने चिपको को एक सच्चा जन आंदोलन बनाया। तो फिर इतना बड़ा संघर्ष हुआ, औरतें अपनी जान दांव पर लगा रही थीं, कलाकार गीत गा रहे थे, तो क्या सरकार ने आखिर में इनकी सुनी? क्या इसका कोई ठोस नतीजा भी निकला? हाँ, और नतीजे बहुत महत्वपूर्ण थे। पहली जीत तो रैनी में ही मिल गई थी।
सरकार पर इतना दबाव बना कि उन्हें एक जांच कमेटी बनानी पड़ी जिसने गांव वालों के पक्ष में फैसला दिया और पेड़ों की नीलामी रद्द कर दी गई। ये तो हुई स्थानीय जीत, लेकिन क्या इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ? बिल्कुल। आंदोलन का दबाव इतना ज्यादा था कि 1980 में केंद्र सरकार ने हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की व्यावसायिक कटाई पर 15 साल का एकमुश्त प्रतिबंध लगा दिया। 15 साल का बैन, ये तो बहुत बड़ा फैसला था। ये दिखाता है कि जमीनी आंदोलन का कितना असर हो सकता है। यही नहीं, 1981 में एक और नियम आया जिसके तहत 30 डिग्री से ज्यादा ढलान और 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पेड़ काटने पर भी रोक लगा दी गई। और कोई बड़ा कानून भी बना था शायद? हाँ, सबसे स्थायी और बड़ा असर था 1980 के वन संरक्षण अधिनियम यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का बनना। इस आंदोलन ने देश में जंगलों को बचाने के नियम ही बदल दिए और नीति निर्माताओं को मजबूर किया कि वो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने के बारे में गंभीरता से सोचें। बिल्कुल। और अगर हम कानून और नीतियों से परे इसकी एक व्यापक विरासत की बात करें तो इसकी विरासत बहुत गहरी है। सबसे पहले इसने आम लोगों को, खासकर आदिवासियों और गांव में रहने वालों को, जंगलों पर उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इसने साबित किया कि आम लोग भी एकजुट होकर बड़ी-बड़ी सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। यह भारत में इको-फेमिनिज्म यानी पारिस्थितिक नारीवाद का भी एक बेहतरीन उदाहरण बना। जिस तरह महिलाओं ने प्रकृति को एक माँ या मायका के रूप में देखा और उसकी रक्षा के लिए आगे आई, वो दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन गया। और आखिर में इसने देश के दूसरे हिस्सों में भी पर्यावरण आंदोलनों को प्रेरित किया। कर्नाटक का प्रसिद्ध अप्पिको आंदोलन सीधे सीधे चिपको से ही प्रेरित था। संक्षेप में कहे तो चिपको ने भारत में पर्यावरण से जुड़ी बातचीत का रुख ही मोड़ दिया। तो आज की हमारी इस पड़ताल का सार यही है कि चिपको सिर्फ पेड़ बचाने का आंदोलन नहीं था। ये एक अहिंसक, गांधीवादी, मुख्य रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाला आंदोलन था, जिसकी स्पष्ट सामाजिक आर्थिक वजह थी, दूरदर्शी नेता थे और जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी नीतिगत परिणाम हुए। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक और दिलचस्प आंकड़ा है जो हमारे स्रोतों से सामने आया है। ये इस आंदोलन की आत्मा को पकड़ता है। बताइए, ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। अध्ययन बताते हैं कि उस दौर में जब गांव वाले खुद नर्सरी लगाकर पेड़ लगाते थे तो उन पेड़ों के जीवित रहने की दर 88% तक थी। 88%? हाँ, जबकि सरकारी वन विभाग जो पेड़ लगाता था उनमें से 1/3 से भी कम पेड़ बच पाते थे। 88% बनाम 33% से भी कम। ये तो बहुत ही बड़ा अंतर है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, खासकर आज के समय में। सफलता की दर में ये भारी अंतर सामुदायिक नेतृत्व वाले संरक्षण यानी बॉटम अप अप्रोच बनाम ऊपर से नीचे की ओर वाले आधिकारिक दृष्टिकोण यानी टॉप डाउन अप्रोच की प्रभावशीलता के बारे में क्या बताता है? और आज की जटिल पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए इस तथ्य से क्या सबक सीखे जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।